हाँ भाई, हेलो बच्चों, मजा आ रहा है आपको इनऑर्गेनिक करने में? मेरी हालत हो रही टाइट और आपको आ रहा मजा। लेकिन अगर आप पेपर में इससे इम्प्लीमेंट करके आ जाते हैं तो मेरी मेहनत करना आपके साथ में सफल हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक का आपका लास्ट चैप्टर में कराने जा रही हूँ। यहाँ पर विदाउट ब्रेक हम चल रहे थे, बट मैंने थोड़ा सा पॉज लिया क्योंकि मुझे थोड़ा रेस्ट की जरूरत थी। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या? बेसिकली सिंपल सॉल्ट। सॉल्ट जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं: सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट एक कैटायन एक एनायन से मिलकर बने हुए हैं, जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया। डबल सॉल्ट लाइक मॉर सॉल्ट हो गया हमारे पास में, कार्बोनाइट हो गया, ये सब क्या हो गया हमारे पास में? डबल सॉल्ट हो गए। ये क्या होते हैं? जब एक बार अपने आयंस बनते हैं उसके बाद में दोबारा अपने आयंस में डिसोशिएट हो सकते हैं। उनको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर? डबल सॉल्ट बोल दिया। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? जो एक बार फॉर्म होने के बाद हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में भी अपने आयंस की आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6, ये डब्बा बंद। तो इस तरह के जो कंपाउंड हो गए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गए। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो केवल ये इतना ही ब्रेक होगा, इससे ज्यादा ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा हाइड्रोलाइज करने पर। तो इसको हमने क्या बोल दिया? ये फर्दर हाइड्रोलाइज करने पर भी ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल दिया। अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बेसिकली हमारे पास में क्या है? पहले तो हमें बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, तो हम टाइम पास ना करें बिना यहाँ पर जल्दी जल्दी बेसिक टर्म ले लेते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो यहाँ दिख रहा है सजा सजा, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अंदर का जो माल है, माल मतलब जितनी भी चीज प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। उसके बाद में यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल एटम। दिस इज सेंट्रल एटम। और इसके बाद जो भी प्रेजेंट होता है इसको फॉलो करते हुए ये होते हैं हमारे पास में लिगेंड्स। और ये बाहर जो प्रेजेंट होता है ये होता है काउंटर आयन। ऑल डन। ये हमारे पास में क्या हो गए? सारे के सारे नाम हो गए जो कि हमें यहाँ पर यूज करने होते हैं। काउंटर आयन, सेंट्रल एटम, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। सेंट्रल एटम के लिए क्या होना चाहिए? वेकेंट डी ऑर्बिटल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। लिगेंड्स क्या होते हैं? जो कि अपना लोन पेयर डोनेट करके सेंट्रल एटम को यहाँ पर अलग अलग हमारे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। डेंटिसिटी के बेसिस पर हमारे पास में चार टाइप के लिगेंड्स है। मोनोडेंटेड, डेंटेड मतलब उसकी डेंटिसिटी। मोनोडेंटेड मतलब जिसमें एक डोनर एटम प्रेजेंट हो गया, जैसे Cl- हो गया, NH3 हो गया, H2 हो गया। ज्यादातर एग्जांपल्स जो होते हैं वो इसी के आते हैं। आप टेबल याद करके जाना इसकी मोनोडेंटेड की। उसमें भी नेगेटिव कौन से, पॉजिटिव कौन से, न्यूट्रल कौन से। उसके बाद में आता है हमारे पास में बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड मतलब जिसमें दो डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सिलेट हो गया, इथाइलिन डायमाइन हो गया। ये एक कॉमन एग्जांपल से जो मैं लिख रही हूँ, जो बहुत ज्यादा यूज होंगे। इस पे चार्ज जो होता है -2 होता है, इसका चार्ज जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ये दोनों भी याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। हेक्साडेंटेड लिगेंड जो बहुत ज्यादा यूज होगा आपका EDTA है। EDTA होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इसका जो डेंटिसिटी होती है वो होती है यहाँ पर 6, जिसमें डोनर एटम कौन कौन होता है? 4 तो नाइट्रोजन डोनर एटम होते हैं और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर डोनर एटम होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास में आता है एम्बीडेंडेंट लिगेंड, जो कि हम ऑर्गेनिक के अंदर भी लिगेंड की जगह न्यूक्लियोफाइल करके पढ़ रहे थे। एम्बीडेंडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं? जिसमें दो डोनर एटम प्रेजेंट होता है लेकिन एक टाइम में एक ही डोनेट करता है, जैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड हो गया, नाइट्रो आइसोनाइट्रो हो गया, सल्फेटो डायसल्फेट हो गया। ये हमारे पास में एग्जांपल्स हो गए एम्बीडेंडेंट लिगेंड के। तो ये हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे यूज होता है? एक वर्ड होता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का और एक ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हमारे पास में हमारी किस्मत अच्छी है, अगर ये निकालने के लिए आ गए तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत इजीली निकाल लेते हैं इसे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल एटम के साथ में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं? यहाँ पर कितना है? यूनिडेंटेड लिगेंड है। इसी एग्जांपल से मैं सॉल्व कर रही हूँ इसे। तो यहाँ पर अगर यूनिडेंटेड लिगेंड है तो जितने नंबर है वो ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है तो जितने नंबर है उसको उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। और अगर हमारे पास में
और ज्यादा है इससे ट्राई टेट्रा पेंटा तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर होता है टोटल चार्ज कितना है कंपाउंड पे, इसमें काउंटर आयन हमारे पास यूज नहीं होता क्योंकि वो सेंट्रल एटम को अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहा, लेकिन इसके अंदर हमारे पास में काउंटर आयन यूज होता है। अब जैसे इसी एग्जांपल में मैं दोनों चीजें निकाल रही हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला अगर तो हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया यहाँ पर, सीधा का सीधा हमने ले लिया 6। लेकिन अगर हमारे पास में बाइडेंटेड अगर लिगेंड है तो फिर हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकालना होता है, सेंट्रल एटम ये, तो ये क्या हो गया 4 + 1 + x + 6 × -1 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर +2 हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में काम आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हम नाम बेसिक ले लिया। सेंट्रल एटम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आई हमारे पास में वर्नर्स थ्योरी आई। वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला, कोई भी कंपाउंड जो आयनाइज्ड हो रहा है केवल दो पार्ट में, दो टाइप की वैलेंसीज प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है जो पूछी जा सकती है वो बता रही हूं मैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो कि नॉन आयनाइजेबल होती है, और प्राइमरी वैलेंसी होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया प्राइमरी वैलेंसी बताओ तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, अगर किसी में ये पूछ लिया कि सेकेंडरी वैलेंसी बताओ तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर एक टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है, जैसे CNA सिंगल टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। प्रीवियस ईयर 2023 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था विच अमंग द फॉलोइंग इज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर हमारे पास में हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लिया, क्रोमियम ले लिया, यहाँ H2O होल 3 ले लिया, NS3 होल 3 ले लिया, और यहाँ पर चार्ज ले लिया 2+, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, दो से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है। अगर एक टाइप का नहीं है, दो या दो से ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है और वो क्या करता है, सेंट्रल एटम के साथ में 6 या 6 मेंबर से ज्यादा की रिंग बना लेता है। डब्बे में डाल देती हूँ छोटा टॉपिक, चिलेशन इफेक्ट। चिलेशन इफेक्ट कौन करेगा, कैसे याद रखना, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड। किसी एग्जांपल में पूछ लिया कॉम्प्लेक्स देके कि कौन इसमें से चिलेशन इफेक्ट करेगा, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड वाले। नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर के लिए दो कंडीशंस है हमारे पास में, या तो हम नाम से फॉर्मूला लिख रहे हैं या फिर हमारे पास में फॉर्मूले से नाम लिख रहे हैं। तो फर्स्ट हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पर, नेम टू फॉर्मूला, और दूसरा होता है फॉर्मूला टू नेम। ठीक है, अगर हम नेम से फॉर्मूला लिख रहे हैं तो पहली चीज तो ध्यान रखना, काउंटर आयन सबसे पहले लिखते हैं। अगर कैटायन होगा तो इसको सबसे पहले लिखा जाएगा, गैप दिया जाता है स्पेस, लिगेंड्स को लिखा जाता है फिर, और वो भी अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। अल्फाबेटिकली लिखने के बाद विदाउट गैप सेंट्रल एटम, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में विदाउट गैप, और विदाउट गैप काउंटर आयन। इफ एनायन है तो मैंने इफ वर्ड यूज किया है, ध्यान रखना काउंटर आयन या तो कैटायन होगा, एनायन हो गया, दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास में क्या है, एक पैटर्न हो गया कंपाउंड को लिखने का। बेटा मेरे को एग्जांपल्स उठाने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, रटे हुए तो होते नहीं है, तो हम एग्जांपल्स उठाएंगे अभी। कि जैसे अगर हमारे पास में किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है, नाम लिखना है, जैसे अब इसमें भी पहले रूल समझ लो, नेगेटिव लिगेंड है तो O सफिक्स लगता है, पॉजिटिव लिगेंड है तो EM हमारे पास सफिक्स लगता है, अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो हमारे पास में यहाँ पर जो नाम होता है उसी को यूज करते हैं। नाम मतलब वाटर, एक्वा, NH3 है, अमाइन मतलब सॉरी पानी की जरूरत है मुझे यहाँ पर, वेट हाँ बेटा देखें, NH3 हमारे पास में, अमाइन, वाटर, एक्वा, तो नेगेटिव मतलब O सफिक्स, पॉजिटिव मतलब EM। और ये अगर इनके नंबर बताने हैं तो लिगेंड्स के नंबर कैसे बताए जाते हैं, 2 मतलब डाई, 3 मतलब ट्राई, सबको बताए, 4 मतलब टेट्रा, लाइक पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरीके से चलेगा। लेकिन अगर किसी लिगेंड्स में इस तरह के वर्ड्स आ गए, डाई, ट्राई, टेट्रा, लिगेंड में ही ध्यान रखना, तो हम 2 की जगह क्या यूज करेंगे, बिस, 3 की जगह ट्रिस, और 4 की जगह
टेट्रा किस। सबको याद रहता है, क्लास में जब पढ़ाती हूँ बच्चे ना बस यही टॉपिक याद रखते हैं और कुछ याद नहीं रखते। 2 मतलब डाई बिस, 3 मतलब ट्राई ट्रिस और टेट्रा टेट्रा किस। ये हमारे पास में क्या हो गया, लिगेंड्स के नंबर हो गए। अब बेटा लिगेंड्स के नंबर में भी हमारे पास नाम याद होना चाहिए। जैसे इथाइलिन में बोल रही हूँ डायमीन, तब डायमीन आया तो 2 की जगह बिस यूज किया हमने यहाँ पर। अब ये क्या हुआ नाम। अब सेंट्रल एटम अगर हमारे पास में पॉजिटिव है तो नाम सेम लिखा जाता है, लाइक कॉपर है तो कॉपर ही लिखेंगे, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो वो क्यूपरेट हो जाता है। काउंटर आयन से देख के भी पता लगा सकते हैं। अगर आयरन है तो उसे आयरनेट नहीं लिखते, 2 नाम बता रही हूँ, आयरन है तो फेरेट लिखते हैं, सिल्वर है तो आर्जिनेट लिखते हैं। बाकी नॉर्मल जैसे कॉपर है तो क्यूपरेट लगा दिया हमने, सिल्वर है तो उसको मैंने बोला कि चेंज करके लिखेंगे, जिंक है तो जिंकेट कर देते हैं। तो सेंट्रल एटम पॉजिटिव है या नेगेटिव ये उसके ऑक्सीडेशन नंबर से पता पड़ जाएगा, या फिर हमारे पास में काउंटर आयन पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल एटम जो होगा वो नेगेटिव होगा एंड वाइस वर्सा। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल से मतलब क्या हुआ हमारे पास में, लाइक K4FeCN होल 6 है अगर हमारे पास में, तो इसका नाम क्या हो गया पोटेशियम, बाहर लिख दिया पोटेशियम, स्पेस दे दिया। उसके बाद में क्या है लिगेंड्स लिखते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर पे लिखा होता है वो हमेशा सेंट्रल एटम होता है, उसे छोड़ दो, उसके बचे हुए जितने भी हो गए वो ये क्या हो गया हेक्सासाइनो। और फिर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है +2 आ रहा है, पोटेशियम यहाँ पर है हमारे पास में, तो इसको हम क्या लेंगे कैटायन है, तो ये क्या हो जाएगा फेरेट एनायन, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा इसका +2। तो ये क्या हो गया नाम से फॉर्मूले से नाम लिखने का तरीका हो गया। ऐसे ही अगर हम नाम से फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं एक बार के लिए, हमें क्वेश्चन में ये आ रहा है, हमारे पास में अगर क्वेश्चन में ये आ रहा है तो प्रैक्टिक बाहर क्या लिखेंगे, यहाँ स्पेस देखेंगे तो क्या लिख दिया हमने। अब ये आया कैसे वो निकालना सिखा रही हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इधर जो रोमन नंबर के पहले होता है वो हमेशा सेंट्रल एटम, फिर हेक्सासाइनो है तो ये हो गया CN ब्रैकेट क्लोज हेक्सासाइनो था। अब दिक्कत क्या है यहाँ और यहाँ क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ और यहाँ वाली चीज तो मिसिंग है ना। जैसे यहाँ K4 है तो ये K4 कहां से आया, तो क्या करो इसको डिवाइड कर दो बीच में से, इसका +1 होता है, इस पे कितना है Fe पे +2 है, साइनाइड पे -6 से टोटल कितना हो गया -4, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बैलेंस सेटिस्फेक्शन है, ये इधर, इसलिए K4 ये फॉर्मूला इस तरीके से बनाए। तो मैंने एक एग्जांपल से आपको बता दिया कि हमारे पास किस तरीके से हम इसमें से नाम से फॉर्मूला और फॉर्मूले से नाम लिख सकते हैं। रूल्स ध्यान रख के जाना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए हर क्वेश्चन के लिए। इसका जो मेन टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हम वो स्टार्ट कर देते हैं। इससे 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नॉट एक्चुअली एग्जैक्टली इक्वल टू केमिकल बॉन्डिंग। वहां तरीका बिल्कुल अलग था, यहाँ तरीका बिल्कुल अलग है। इसमें सिमिलरिटी क्या है, यहाँ पर हम इससे हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। अगर नंबर है 4, नंबर है 5 और नंबर है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और उसका ज्योमेट्री क्या होगा। पहले तो हम ये चीजें निकाल सकते हैं यहाँ से। दूसरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब वो टेट्राहेड्रल होगा। अगर हमारे पास में DsP2 आ रहा है, इसका मतलब वो स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। अगर हमारे पास में 4 है तो इसका मतलब sp3d हो जाएगा या DsP3 भी हो सकता है। ये क्या हो गया ट्राइगोनल बायपिरामिडल हो गया। और अगर ऐसे ही हमारे पास में 6 है तो या तो sp3d2 हो सकता है या d2sp3 हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल। ये हमारे पास में ये चीजें तो हमें पता ही थी कि शेप ज्योमेट्री तो हमारे पास में यही होती है। एक होता है इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए। इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे निकालेंगे, अगर D अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है DsP2 हो गया D2sp3 हो गया, तो ये क्या हो गया इनर ऑर्बिटल। और आउटर ऑर्बिटल मतलब जैसे sp3d हो गया sp3d2 हो गया। अगर D यहाँ पार्ट की तरफ पार्टिसिपेट कर रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वापस वही क्वेश्चन आ गया पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में, बार बार बोल रही हूँ बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ये क्या होंगे कलर्ड हो जाएंगे। अब तक तो मेरा वीडियोस देख देख के तुम्हें याद हो गया होगा। और ये क्या हो जाएंगे हमारे पास में कलर लेस हो जाएंगे। म्यू की वैल्यू भी यहाँ से निकालने के लिए आती है। ये 4-5 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। उससे पहले एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, अपनी शीट अपनी बुक उठा के देख लेना या फिर गूगल कर लेना फटाफट। सीरीज लिखने का मेरे पास में टाइम नहीं है, जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड बताया गया है।
उसका भी ट्रिक बता देती हूँ। पूरी सीरीज है, यहाँ से शुरू हुई पूरी सीरीज है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है। चलो मैं रीजन भी यहीं पर ले लेती हूँ इसका, दिस इज ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। बस आप ये वर्ड याद रख के जाओ अभी तो यहाँ पर, कि सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है, ये वर्ड ध्यान रखना। अब सीरीज में आगे बहुत कुछ है, बीच में H2O आता है, इससे पहले वाले जितने भी हैं ये वीक लिगेंड है, इसके बाद वाले जितने भी हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब ऐसे सीरीज याद करना पॉसिबल नहीं है, तो एक चीज बता देती हूँ, ट्रिक बता देती हूँ। नाइट्रोजन जिसमें, ऑक्सीजन जिसमें हमारे पास में डोनर एटम है, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। इसको छोड़कर जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वीक लिगेंड हो जाएंगे। इससे करोगे तो आराम से तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। जैसे CO हो गया, H2O हो गया हमारे पास में, नहीं सॉरी CO कार्बन होता है यहाँ पर, तो कार्बन और हमारे पास में अगर नाइट्रोजन एज अ डोनर एटम है तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। अब एक एग्जांपल से मैं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझ रखिए जाना। कोऑर्डिनेशन में एक क्वेश्चन यहाँ से बैठेगा, इस पैटर्न से बैठेगा, मैं बता रही हूँ। अभी कोई भी एग्जाम्पल उठा लेती हूँ मैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि मैंने बोला NiCl4 2। मैं एक काम करती हूँ, मैं नए पेज पे ले लेती हूँ इस चीज को। NiCl4 2- एक लिया मैंने NiCN4 2-। मैं दो एग्जांपल ऐसे ले रही हूँ जिसमें एक में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक में वीक लिगेंड। हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, सारी चीजें मैं यहाँ पर निकालना सिखा दूंगी एक बार में। फर्स्ट स्टेप, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट निकाल लिया हमने। सेकंड स्टेप, ग्राउंड स्टेट में लिख दो इसे। ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन ट्रिक बता चुकी हूँ बेटा मैं। अगर 28 नंबर है तो जल्दी बोलो क्या होगा, 28 क्या ट्रिक बताया था, 8 मतलब 3d8 4s2। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d8 4s2। अगर 4s2 3d8 लिखा तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आप 8 में से निकाल दोगे, तो 2 निकाले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर भी तो सेम ही बैठ रहा है, सेम कंडीशन बैठ रही है, यहाँ पर भी ग्राउंड स्टेट में यही बैठ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी, यहाँ पर ज्यादा इमोशनल हो गई मैं। 7 8 एक्साइटेड स्टेट के अंदर हमारे पास में क्या है, इसके अंदर क्लोरीन हमारे पास में वीक लिगेंड है। क्लोरीन हमारे पास में वीक लिगेंड है, इसका मतलब पेयरिंग नहीं करनी। मैं हिंदी में लिखूं क्या, पेयरिंग ना करें। और यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करें, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास में क्या किया, देखें 1 2 3 4 5 6 उठा के इसे कर दिया पेयर, ठीक है। हमें कितने और बढ़ने हैं, ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग ना करें। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करें। वर्ड्स का ध्यान रखना, 4 लिगेंड्स बढ़ने होते हैं, 1 2 3 4। अगर यहाँ 6 होता तो 6 बढ़ देते। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp-d-sp2। डी पहले पार्टिसिपेट किया मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सारे पेयर्ड है, इसका मतलब डायमैग्नेटिक, इसका मतलब कलरलेस, और इसका मतलब हमारे पास में म्यू की वैल्यू जो होगी डायपोल मूवमेंट की नहीं है, यहाँ पर म्यू जो है वो क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सारे आंसर निकल गए। कुछ भी पूछा जा सकता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैच दी कॉलम में दे देंगे, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पूछ लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ आगे बढ़ाते हैं, यहाँ एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या हुआ, पेयरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना मजा आ रहा है देखो मेरे को पढ़ाने में, मेरे को इतना सॉरी ये वीक लिगेंड था ना, ये क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ वो आपका इधर वाला हो गया, सॉरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला हो गया। इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो, इसके सॉल्यूशन को आगे से, ठीक है। यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी, तो ये पेयरिंग हमने नहीं कराई। अगर पेयरिंग नहीं कराई इसका मतलब इसके आगे से भरेंगे, इसके आगे से भरेंगे, इसका मतलब 1 2 3 4, दैट इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, 4 क्लोरीन बढ़ने थे, ये cn बढ़ने थे इतने, तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, मैंने इधर स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला केस कर दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमारे पास में
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, नहीं ये हमारे पास में क्या है, जी हाँ बिल्कुल डी अंदर की तरफ से पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। दो अनपेड बच रहे, मतलब म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट एन एन प्लस टू, ये होता है फॉर्मूला, इसका मतलब रूट ऑफ टू टू प्लस टू, ये हमारे पास में क्या हो गया, बोर मैग्नेट्रॉन का यहाँ पर फॉर्मूला हो गया, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और ये क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास में इसके लिए क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इससे हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सेकंड ग्राउंड स्टेट में फिल कर लो, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग मत करो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवा दो। उसके बाद में जो बचे हुए लिगेंड्स है उनको आगे से बढ़ना शुरू करो, जो भरते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम ज्योमेट्री बताते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शेप और ज्योमेट्री के बाद में कलर और अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक और कलर्ड हो गया, नहीं बच रहे तो डायमैग्नेटिक और कलरलेस हो गया। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, कुछ आंसर्स इससे गलत आ रहे थे, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें किस तरह से अट्रैक्शन होता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इन सब के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो उसकी वजह से नेक्स्ट थ्योरी आई हमारे पास में यहाँ पर, दैट इज वीबीडी। के बाद में हमारे पास में आती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लेके जाऊंगी, लेकिन क्वेश्चंस आपके सारे हो जाएंगे, इस तरीके से फिलिंग करना सिखा दूंगी। यहाँ क्या बोला, जब भी कोई भी मेटल लिगेंड्स की प्रेजेंस में आ रहा है, जैसे ये डी ऑर्बिटल है, लिगेंड्स की प्रेजेंस में आया तो ये स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स के अंदर, एक जो होता है इसको हम बोलते हैं T2G और एक जो होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर EG। ठीक है, ये केस में लिख रही हूँ यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पर एक्साइल ऑर्बिटल्स को भी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है तो वो ऊपर होते, और नीचे जो होते हैं हमारे पास में यहाँ पर वो होते हैं, इनके बीच का जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। दिस इज 3/5 ऑफ बैरी सेंटर एंड दिस इज 2/5, दिस इज 3/5 ऑफ बैरी सेंटर। ये हमारे पास में क्या, इनके बीच के जो है वो डिफरेंस हो गए। अगर टेट्राहेड्रल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो ये चीज बदल जाती है, ये स्प्लिटिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है कि EG जो रहता है यहाँ पर नीचे रह जाता है क्योंकि एक्सिस पे सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाती, और T2G ऊपर चला जाता है, बैरी सेंटर के गैप सेम है यहाँ पर, और ये हमारे पास में ऑर्बिटल का ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पर क्या है, DX, T2G के अंदर तीन ऑर्बिटल कौन से, DXY, YZ और ZX, और यहाँ पर एक्सिस वाले ऑर्बिटल हो गए हमारे पास में DX2, Y2 और DZ2। सेम कंडीशन यहाँ पर नीचे ऊपर भी सेम कंडीशन है, बस उसका पैटर्न चेंज हो गया फिलिंग करने का। यहाँ पर क्या है, अब भरते कैसे हैं, फिलिंग कैसे होती है, दो चीजें याद रखना। अब इसमें भी ऑक्टाहेड्रल केस में बढ़ना है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जैसे किसी का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है D6, डन, D6 है, ऑक्टाहेड्रल है, कैसे भरेंगे, T2G पहले और EG बाद में। वापिस मैं इसी को लिख रही हूँ, इसी केस के अंदर T2G पहले EG बाद में, लेकिन इसके अंदर क्या है, अगर वीक लिगेंड है तो दोनों में दो केस बन सकते हैं। अगर इतना पढ़ के चल जाओगे ना, क्वेश्चन में अप्लाई करके चले आओगे। D6 है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पहले सारा नीचे का ही फिल करो फिर ऊपर जाओ, अगर वीक लिगेंड है तो पहले सारा भरो उसके बाद नीचे आओ, समझ गए। तो यहां हमारे पास T2G और EG के इलेक्ट्रॉन अगर पूछ लिए तो क्या हो जाएगा, T2G पे इलेक्ट्रॉन 2 1 1 और EG के ऊपर इलेक्ट्रॉन 0 0। यहाँ इलेक्ट्रॉन पूछ लिए तो T2G पे इलेक्ट्रॉन 2 1 1 और यहाँ पर हमारे पास 2 2 2 है, यहाँ तो पेयर्ड है ना सारे, और EG पे इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो 0 1 और यहाँ पर 1 हो गए। सिमिलरली अगर D6 हमें टेट्राहेड्रल के लिए अगर बढ़ना है, अगर टेट्राहेड्रल के लिए बढ़ना है तो हमने क्या किया, यहाँ पर उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब यहाँ पर EG पहले भरेंगे, T2G बाद में भरेंगे। वापस मैंने दोबारा बना लिया, दो बार क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैं सारे केसेस समझा रही हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है टेट्राहेड्रल वाले केस के अंदर तो पहले क्या है, D6 ही भर रही हूँ अभी तो मैं, ठीक है। 1 2 3 4 पहले भरा, ऊपर बाद में गए, सारे भर दो, फिर उसके बाद नीचे आओ। ये कंडीशन देखो, सारे आंसर्स बदल गए फिलिंग में। EG 2 2 T2G 1 1 0, यहाँ पर EG जो हो गया वो 2 और 1 हो गया, और T2G जो हो गया 1 1 और 1 हो गया। कोई दिक्कत, ये फिलिंग के तरीका, सारे आंसर चेंज है देख लो। और इसमें CFSC की वैल्यू निकालने के लिए आ गई, लो स्पिन और हाई स्पिन आ गया। तो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ अभी, तो
सीधा से सीधा ध्यान रखना, अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स पूछा जा रहा है ना तो देख लेना किसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पूछा जा रहा है तो इसका मतलब देख लेना किसमें वीक लिगेंड प्रेजेंट है। इससे क्वेश्चन कर आना। अभी वैसे तो पूरा होता है डेल्टा लॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है कम है, आपके पास अभी इतना टाइम है ही नहीं कि उसको दोबारा पढ़ो, तो सीधा सीधा इस चीज को अप्लाई करके क्वेश्चन कर आना। T2G और EG के इलेक्ट्रॉन अगर पूछे गए तो इससे निकाल लेना। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में गड़बड़ हो रही है तो भी इससे निकालो, मैग्नेटिक नेचर वगैरह में गड़बड़ हो रही है वो भी CFT से निकालो। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है, ये याद रख के जाना। उसके अलावा जो थ्योरी पार्टीज में उसमें पीछे पीछे चैप्टर के आपके ने एक टॉपिक दे रखा होता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैं बोलूंगी उसे आप रट के जाना उस चीज को। अगर नहीं पढ़ रखा तो एक बार के लिए गो थ्रू करके जाना। जैसे सिस्प्लेटिन जो होता है वो एंटी कैंसर कंपाउंड के अंदर यूज होता है हमारे पास में, इस तरह के कुछ यूजेस दे रखे हैं। हमारे पास मैग्नीशियम जो होता है वो कहाँ पर सेंट्रल एटम होता है, क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम कौन सा होता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर जैसे सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपके डायरेक्ट नीट में आ सकते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की छोड़ के बिल्कुल भी ना जाएं। और इसके साथ में एक टॉपिक आपका मेजर और बच जाता है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। VBT करा दिया, नॉमेनक्लेचर करा दिया हमने और CFT करा लिया। आइसोमेरिज्म के अंदर अगर हम बात करें तो दो टाइप का होता है, एक आपका होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है आपके पास में यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक मिनट बेटा मेरे को थोड़ा सा टाइम का देख लेने दो। यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है हमारे पास में आयनाइजेशन, दूसरा हमारे पास में ले रहे हैं हाइड्रेट, तीसरा हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर लिंकेज, नेक्स्ट हम ले रहे हैं कोऑर्डिनेशन और पॉलीमराइजेशन या लिगेंड। इनमें से कुछ भी वैसे तो ज्यादा आता नहीं है, ये चार में से आता है। आयनाइजेशन का मतलब क्या, मैं सीधे सीधे से वो बता रही हूँ। आयनाइजेशन के अंदर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स जो भी दे रखा होगा उसमें लिगेंड आयन काउंटर आयन अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे तो उसको हमने बोल दिया आयनाइजेशन। हाइड्रेट के अंदर क्या होगा हमारे पास में कम से कम एक, अगर हमारे पास में वाटर के साथ में कम से कम दो या दो से ज्यादा काउंटर आयन प्रेजेंट होनी चाहिए। एक अंदर जाएगा, एक H2 बाहर जाएगा, फिर एक H2 बाहर जाएगा, एक Cl अंदर जाएगा, देखते से ही पता पड़ते हैं। लिंकेज की कंडीशन होती है कि कोई भी एम्बीडेंडेंट लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए और वो अपना डोनर एटम बदल दे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेटल है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, H2O लिखा हुआ है, थ्राइस रैंडम ले रही हूँ मैं, यहाँ NO2 है हमारे पास में, इस तरह से कॉम्प्लेक्स है तो ये अगर अगले कॉम्प्लेक्स में ONO हो सकता है। एम्बीडेंडेंट जैसे ही देखो मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा, दो एंटाइटीज हमारे पास में एक साथ प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं Ma2 सेंट्रल एटम, ये लिगेंड हो गए, और दूसरा हमारे पास में M1 मान लो, इसे M2 मान लो, और ये क्या हो गया हमारे पास में C2 हो गया। यहाँ पर अगर हमारे पास में ये C2 है, दोनों ने अपनी पोजीशन बदल ली, M2 हो गया, B2 हो गया, और यहाँ पर M1 B2 हो गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, कोऑर्डिनेशन बोल दिया। और लिगेंड का मतलब होता है किसी लिगेंड के अंदर ही एटम की पोजीशन बदल जाना। ये चार इंपॉर्टेंट है, नाम देखते से ही पता पड़ जाएंगे कि किस तरह से आयनाइजेशन, काउंटर आयन और लिगेंड आयन। जैसे Br है और बाहर SO4 है, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। हाइड्रेट में वाटर होना चाहिए, लिंकेज में एम्बीडेंडेंट लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। स्टीरियो फर्दर दो टाइप का होता है आपका, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल के अंदर हमारे पास में सिस ट्रांस वाला केस आता है जैसे ऑर्गेनिक में चलता है, और उसके अलावा इसमें मेरिडोनल और फेशियल करके भी हमारे पास में एक टॉपिक है जो कि, और इधर में डेस्ट्रो और लिवो जो हमारे पास में आता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कोई भी कंपाउंड है, मैं M एक की टर्म में लिख रही हूँ, इसे कॉम्प्लेक्स की टर्म में नहीं लिख रही। M क्या है, यहाँ सेंट्रल एटम, A और B यहाँ पर एज ए लिगेंड है। अगर हमारे पास में Ma2B2 है तो A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, तो ये क्या करेगा, सिस ट्रांस शो कर देगा। A यहाँ गया, B यहाँ गया, A यहाँ गया और B आ गया, ये क्या हो गया हमारे पास में, ट्रेस कर दिया, ये ट्रांस कर दिया। मैं इसी में चेंज कर करके बताती जाती हूँ। अगर यहाँ पर इसकी जगह BC होगा तो भी कर देगा। अगर हमारे पास में यहाँ पर Ma2B2C2 है, वो तो वही बात हो गई, वो भी कर देगा। लेकिन Ma4 है, नहीं करेगा। Ma3B है, 3 एक हो गए, ये हो गया, तो नहीं करेगा। अगर हमारे पास में दो बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमिलर टाइप के है, अगर ये सिमिलर है, दोनों तरफ एक ही टाइप का स्ट्रक्चर है, तो नहीं करेगा। लेकिन अगर बाइडेंटेड लिगेंड में AA2 है
तो उस केस के अंदर वो क्या करेगा, कर देगा। तो ये तो क्या एग्जांपल हो गए टेट्राहेड्रल के। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल, एक एग्जांपल मैं लिख के दे रही हूँ यहाँ ABCD, चारों लिगेंड अगर अलग है तो इसका जो अमाउंट नंबर होता है आइसोमेरिज्म का वो 3 होता है, ये याद करके जाना। उसके अलावा हमारे पास में अगर बात करते हैं ज्योमेट्रिकल की, फेशियल और मेरिडोनल की। फेशियल मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रही हूँ, सेम प्लेन में सेम लिगेंड अगर प्रेजेंट हो तो उसको हमने बोल दिया फेशियल। और मेरिडोनल मतलब हो गया सेम प्लेन में डिफरेंट हमारे पास में लिगेंड प्रेजेंट हो। जैसे अगर हमारे पास में ये है ए ए ए बी बी बी, ये है सेम प्लेन में, अगर सेम लिगेंड है तो फेशियल, अगर ये इधर गया ये इधर गया तो इसको हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, मेरिडोनल बोल देंगे। अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं सिस ट्रांस में, देखते से पता पड़ता है, जैसे अगर MA2B2C2 है कर देगा, MA2BCDEF है 3 2 5 6 7 नहीं F नहीं, MABCD है तो ये भी क्या करेगा, कर देगा। तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस होंगे, इसकी एक टेबल होती है, जैसे MABCDEF है, अगर सारे डिफरेंट है तो 15 होते हैं, अगर 2 सेम हो गए तो 9 होते हैं, फिर उसके बाद में 2 और सेम हो गए तो 6 होते हैं, फिर 5 होते हैं, फिर 3 होते हैं, फिर 2 2 2 2 होते हैं। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, याद करने का अगर टाइम हो तो करके जाओ, वरना बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा शो करेगा कौन सा नहीं करेगा, ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है। उसके बाद में हमारे पास आता है इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल का मैं सीधा ट्रिक बता के भेज रही हूँ आपको। जिस पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा वो करेगा। दूसरी चीज है बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए, ये दूसरी ट्रिक हो गई आपकी। यहां पर भी हम क्या बोल रहे हैं, सिस और ट्रांस के अंदर बाइडेंटेड में एक ऐसा केस होता है, जैसे हमें क्या लगता है ये जैसे बाइडेंटेड लिगेंड है तो ये कभी भी नहीं करेगा, लेकिन ये केस जो होगा वो क्या करेगा, करेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होनी चाहिए, जो कि ये होते हैं। जैसे अगर हमारे पास में बात करी जा रही है, ये कॉम्प्लेक्स है AA, यहाँ पर ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये अगले की मिरर इमेज भी हो जाएगी और नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी हो जाएंगे, तो ये कर देगा। तो ये हमारे पास ऐसा केस है जब सेम लिगेंड है लेकिन वो आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। अब एक जो बहुत रिपीटेड एग्जांपल हमारे पास में सिस वाला जो होगा MAA2 में होगा और B2 में होगा, ये नहीं करेगा। और MAA2 अगर हमारे पास में B2 है लेकिन अगर ये ट्रांस है तो ये क्या करेगा, सॉरी नहीं करेगा, और सिस होगा तो कर देगा। मैं इसी एग्जांपल में तो क्या बताऊं आपको, चेंज करके बता देती हूँ। अगर हमारे पास में मेटल है ये डबल ए यहाँ पर, डबल ए यहाँ पर और बी यहाँ, बी यहाँ, सिस है, मिरर इमेजेस भी बन जाएगी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी होगा। लेकिन अगर ये ट्रांस होता तो कहां से करता बेटा, सोचो, एक दूसरे पे डालेंगे तो ओवरलैप करेगा, तो नहीं करेगा। तो ये एक केस है जो आप यहाँ पर आइसोमेरिज्म में याद करके जाना। ऊपर का मोटा मोटा मैंने सब समेट दिया आपके लिए, पैकेट में बंद करके केमिस्ट्री इस तरह से दी है आपको कि अगर आपने मेरा 7 से 8 घंटे के वन शॉट्स, केवल ऑर्गेनिक केवल फिजिकल या केवल इनऑर्गेनिक के नहीं, पूरी केमिस्ट्री के वन शॉट्स मैंने आपको दिए हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के, पूरा पैकेट में बंद करके, पैकेट खोलो, दिमाग में घुसाओ, पेपर में उतारो, मार्क्स उठाओ, फोड़ के आओ पेपर, पूरी एनर्जी के साथ जाना, बिना किसी नेगेटिविटी के। अगर 2 क्वेश्चन गलत लग रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन लग रहा है, जैसा मॉड्यूल सॉल्व करते हैं बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा, बंद करके रख दिया। पेपर है, मॉड्यूल नहीं है, इस चीज का पेपर में ध्यान रखना बेटा। 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन छोड़ देना, 11वें से शुरू करना, लेकिन जब वो 11वें से शुरू करो उस एनर्जी से करना कि पेपर अभी अभी स्टार्ट किया है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आना, और प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना मेरे ये लेक्चर्स, मेरे ये वन शॉट्स जो मैंने पहली बार बनाए और आप लोगों के लिए बनाए, वो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, मैं सबके लिए प्रेयर करती हूं कि आप अपने, जितनी आपने मेहनत करी है, मैं वर्ड सही से यूज कर रही हूं, आपने जितनी आपकी मेहनत करी है उस पूरी मेहनत को आप पेपर में उतार के आ पाए। ऑल द बेस्ट।